10वीं कक्षा के सभी छात्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। देखिए छात्रों, आज हम अगला पूरक पठन की तौर से जो दिया गया है बूढ़ी काकी पाठ देखने जा रहे हैं, जिसके लेखक है प्रेमचंद। हम जानते हैं प्रेमचंद यानी कि उपन्यास सम्राट के रूप में उन्हें जाना जाता है। साथ साथ ढेर सारी कहानियों का भी उन्होंने लेखन किया है। बूढ़ी काकी यह प्रेमचंद जी की प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। इस कहानी में एक सामाजिक समस्या को उठाया है। मनुष्य अपने स्वार्थीपन और स्वार्थ लोलुपता के कारण अपने ही रिश्ते को उपेक्षित कर देता है। प्रस्तुत कहानी में एक बूढ़ी वृद्ध महिला की आत्मवेदना का बड़ा ही मर्मस्पर्शी चित्रण प्रेमचंद जी ने प्रस्तुत किया है, जिसके माध्यम से उन्होंने बूढ़े लोगों की होने वाली व्यथा या उनके होने वाले कष्ट दुनिया के सामने लाने की कोशिश की है। घर वाले उसे खाना नहीं देते, रात वे खाना खाकर सो जाते हैं। भूख से तड़पती यह बूढ़ी काकी जूठन खाने के लिए विवश हो जाती है। यह एक हृदयस्पर्शी यानी कि प्रसंग इस कहानी में दिया है, जहाँ पर यानी कि तिलक का समारोह उस घर में था, उस वक्त की यह घटना यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। चलो गद्य संबंधी जानकारी देखते हैं। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जी ने समाज में व्याप्त वादा खिलाफी वृद्धों के प्रति तिरस्कार की भावना पर जोरदार प्रहार किया है। यानी कि प्रस्तुत कहानी के जरिए प्रेमचंद जी ने समाज में वादा खिलाफी मतलब के समय पर अपने ही लोग ढेर सारे वादे हमसे कर लेते हैं, लेकिन जब मतलब पूरा हो जाता है तो वह हमसे मुंह फेर लेते हैं। उसे वादा खिलाफी कहा है, जहाँ पर यानी कि वृद्धों के प्रति भी एक प्रकार की तिरस्कार की भावना हमें परिवारों में दिखाई देती है। यहाँ कहानीकार ने बुजुर्गजनों ने के मन का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए उनके प्रति आदर भाव रखने हेतु प्रेरित किया है। मतलब बुजुर्ग लोग जो है उनके प्रति उनका एक मनोविज्ञान होता है, उसका यहाँ पर विश्लेषण किया है। यानी कि उनकी भी कुछ चाहते होती है, उनकी भी कुछ इच्छाएं होती है, उन्हें भी कुछ न कुछ चाह होती है। ये उनका एक अलग मनोविज्ञान है। तो उसका विश्लेषण करते हुए उनके प्रति परिवारों में आदर भाव रखने की ज़रूरत है, और उसके लिए यहाँ पर प्रेमचंद जी ने पाठकों को प्रेरित किया है। पहला परिच्छेद देखो। बूढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जिह्वा स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा शेष न थी, और न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने के लिए रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि बूढ़ापा यानी कि बचपन का पुनरागमन ही है। यानी कि बचपन की अवस्थाएं और बूढ़ापे की अवस्था, इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता। बूढ़े लोग भी बच्चों की तरह ही होते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। तो प्रस्तुत पाठ में बूढ़ी काकी, जिसका यानी कि जीवा स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा शेष न थी, मतलब केवल स्वाद, जीभ स्वाद जिसे हम कहते हैं, यानी कि वही केवल वह जान सकती थी, बाकी उसकी भावनाएं मानो मर सी गई थी। यानी कि अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने के लिए रोने के अतिरिक्त तो उसे दूसरा कोई सहारा नहीं था। यानी कि जब उसे पीड़ा होती है, वेदना होती है, तो वह रोना ही जानती है, इसके बगैर वो कुछ नहीं कर सकती। समस्त इंद्रियां, नेत्र, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। पृथ्वी पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते, भोजन का समय टल जाता या उसका परिमाण पूर्ण न होता, अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और न मिलती तो ये रोने लगती थी। यानी कि अक्सर घरों में ऐसा हमें देखते हैं कि जो बूढ़े जर्जर बन चुके हैं उनकी ओर हमारा ज़्यादा ध्यान नहीं होता, और ऐसे वक्त जब उन्हें ठीक तरह से भोजन नहीं मिल रहा है,
उसका परिमाण पूर्ण न होता। परिमाण मतलब एक विशिष्ट यानी कि भोजन होने आवश्यक है जो पूरा नहीं हुआ है। या बाजार से अगर कोई मिठाई लाई गई है तो उसमें उनकी चाहत होती है, लेकिन उसमें से उन्हें कुछ न मिला तो रोना सिसकना जारी हो जाता है। यहाँ पर बूढ़ी काकी तो गला फाड़ फाड़ कर रोती है। गला फाड़ना मतलब शोर करना, हम जानते हैं। उनके पतिदेव को स्वर्ग सिधारे कालांतर हो चुका था। बेटे तरुण होकर चल बसे थे। अब एक भतीजे के सिवाय और कोई न था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी। यानी कि देखिए, बहुत यानी कि उम्र गुजर चुकी है। बूढ़ी काकी के पतिदेव स्वर्ग सिधारे मतलब उनका अंत हुए बहुत समय गुजर चुका है, कालांतर हो चुका है। इतना ही नहीं तो उसके बेटे तरुण होकर चल बसे हैं, यानी कि बेटे भी किसी कारणवश स्वर्गवासी बन गए हैं। अब एक भतीजा ही उनका एकमात्र सहारा है, इसलिए उसने उसी भतीजे के नाम अपनी सारी संपत्ति लिख दी। लिखाते समय भतीजे ने खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु वे सब वादे केवल कुली डिब्बों के दलालों के दिखाए हुए सब्जबाग थे। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय 150-200 रुपये से कम न थी, तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। यानी कि जब अब भतीजे के नाम ये सारी संपत्ति लिखी जा रही थी, ऐसे वक्त भतीजे ने ढेर सारे लंबे चौड़े वादे किए थे, वचन दिया था, लेकिन ये सारे वादे एकाध कुली की तरह सब्जबाग थे, मतलब समय पर मतलबी बनकर किए हुए वादे थे। संपत्ति यानी कि जिन ढेर सारी संपत्ति उसके नाम की गई थी, जिस संपत्ति की वार्षिक आय 150-200 रुपये से कम न थी। आमदनी, आय मतलब आमदनी वार्षिक। अब 150-200 रुपये उस ज़माने में कम न थे, ध्यान में रखिए, बड़ी रकम थी जिससे घर गृहस्थी चल सकती थी। ऐसी अवस्था में भी काकी को पेट भर भोजन कठिनाई से मिलता था। इसमें उनके भतीजे पंडित बुद्धिराम का अपराध था अथवा उनकी अर्धांगिनी श्रीमती रूपा का, इसका निर्णय करना सहज नहीं। बुद्धिराम स्वभाव के सज्जन थे, किंतु उसी समय तक जबकि उनके कोष पर कोई आंच न आए। यानी कि अब इस बात में पंडित बुद्धिराम जो काकी का भतीजा है वो अपराधी है या उसकी अर्धांगिनी श्रीमती रूपा अपराधी है, यह निर्णय करना थोड़ा सा कठिन ही होगा, क्योंकि बुद्धिराम का स्वभाव भी वैसे तो सज्जन ही थे, लेकिन उनकी सज्जनता उनके कोष तक ही यानी कि सीमित थी। कोष मतलब भंडार, भंडार मतलब धन संपत्ति, ऐसा हम ले सकते हैं। उस पर कुछ आंच न आए, यह उसकी भावना हमेशा दिखाई देती थी। रूपा स्वभाव से तीव्र थी सही, पर ईश्वर से डरती थी। अतएव बूढ़ी काकी को उसकी तीव्रता उतनी न खलती थी जितनी बुद्धिराम की भल मनसाहत। यानी कि बूढ़ी काकी को ज़्यादातर इस बुद्धिराम पर ही ज़्यादा क्रोध आता था, क्योंकि उसकी भल मनसाहत मतलब वह भला इंसान था, सज्जन था, लेकिन यह भलाई या सज्जनता एक हद तक शोभा देती है। इससे बढ़कर यानी कि एक हद से बढ़कर सज्जनता भी यानी कि उस बुद्धिराम के लिए घातक साबित हो रही है। इसलिए रूपा का स्वभाव तो पहले से तीव्र था ही, लेकिन कम से कम वो ईश्वर से डरती थी, यानी कि वह इतनी कठोर तो नहीं बन सकती थी। लेकिन ये बुद्धिराम यानी कि अपने स्वभाव की वजह से भले मानुष बन बैठे थे, लेकिन बूढ़ी काकी को यानी कि उनकी भल मनसाहत पर कभी कभार यानी कि तीव्र असंतोष प्रकट होता था। बुद्धिराम को कभी कभी अपने अत्याचार का खेद होता था। विचारते कि इसी संपत्ति के कारण मैं इस समय भला मनुष्य बन बैठा हूँ। यानी कि बुद्धिराम को भी कभी कभार अपने इस अत्याचार के प्रति खेद होता है, वो भी कभी कभार शर्मिंदा होता है, लज्जित होता है, और मन में ढेर सारे विचार उठते हैं कि अरे इसी की तो संपत्ति की वजह से आज हम भल मानुष के रूप में बन बैठे, मतलब अच्छी तरह से घर गृहस्थी गुजार रहे हैं। लड़कों को बूढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है, और फिर जब माता पिता का यह रंग देखते तो वे बूढ़ी काकी को और सताया करते।
यानी कि गली मोहल्ले में जो छोटे बच्चे होते हैं या घर में जो छोटे बच्चे होते हैं, कुछ लड़के शरारती होते हैं और उन्हें इन बूढ़ों के प्रति स्वाभाविक रूप से विद्वेष यानी कि एक प्रकार का बैर की भावना उनके मन में होती है, यानी कि वे उन्हें हमेशा चिढ़ाया करते हैं। तो बूढ़ी काकी को भी इस प्रकार कभी कभार बच्चे सताया करते हैं। कोई चुटकी काट कर भागता, कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता। काकी चीख मार कर रोती। हाँ, काकी क्रोधातुर होकर बच्चों को गालियाँ देने लगती तो रूपा घटनास्थल पर आ पहुँचती। इस भय से काकी अपनी जीवा कृपान का कदाचित ही प्रयोग करती थी। यानी कि बच्चे तरह तरह की शरारतें इस बूढ़ी काकी से कर रहे हैं। कभी कभार कोई बच्चा चुटकी लेकर वहाँ से चुटकी काट कर वहाँ से वो भाग जाता है। कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता है। कुल्ली कर देता है मतलब मुंह में पानी लेकर वो बाहर उसके शरीर पर फेंक देता है मुंह के द्वारा। तो ऐसे वक्त काकी कभी कभार क्रोध से क्रोधातुर होकर बच्चों को गालियाँ देने लगती है। लेकिन जब घटनास्थल पर रूपा पहुंचती है तो इस भय से काकी कभी कभार अपनी जीवा की कृपान का कदाचित ही वह प्रयोग करती है। जीवा कृपान मतलब तलवार, यानी कि अपनी तीव्र या गाली गलौज करने के प्रयोग को वह थोड़ा सा वहाँ पर पूर्ण विराम देती है। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी को अनुराग था तो वह बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के भय से अपने हिस्से की मिठाई चबेना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यही उसका रक्षागार था। यानी कि काकी के प्रति उस परिवार में एक अगर स्नेह का कोई स्रोत था तो वो छोटी लड़की लाडली थी। और ये लाडली अपने दोनों भाइयों के डर से अपने हिस्से की मिठाई चबेना जब भी उसे मिलता है तो बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाती है, क्योंकि बूढ़ी काकी मानो उसके लिए रक्षागार बन बैठी थी। रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वादन कर रहा था। चारपाइयों पर मेहमान विश्राम कर रहे थे। दो एक अंग्रेजी पढ़े हुए नवयुवक इन व्यवहारों से उदासीन थे। वे इस गवार मंडली में बोलना अथवा सम्मिलित होना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे। यानी कि रात का समय था और बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी। घर में कोई उत्सव है, मंगल कार्य है। ढेर सारे बच्चे गांव के झुंड यानी कि विस्मयपूर्ण नेत्रों से इन गानों का रसास्वाद वे कर रहे थे। कुछ मेहमान चारपाई पर बैठे हुए थे, जिनमें से एक दो अंग्रेजी पढ़े लिखे थे जो इस व्यवहार से थोड़े से यानी कि नापसंद थे, उदासीन थे, क्योंकि वे इन सारी गांव की मंडली को गवार समझते थे और उनमें सम्मिलित होना उन्हें अपने लिए थोड़ा सा अपनी प्रतिष्ठा को वे प्रतिकूल समझते थे। ऐसा हमारे परिवार में कभी कभार यह भावना हमें दिखाई देती है। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया था। यह उसी का उत्सव था। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थी और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। यानी कि बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक है। तिलक मतलब शादी ब्याह की एक रस्म होती है। तो मुखराम यानी कि उसका तिलक का समारोह घर में है, उत्सव है, इसलिए घर के भीतर स्त्रियां गाना गा रही है। रूपा मेहमानों के भोजन का प्रबंध करने में जुट गई है। भट्टियों पर कड़ाह चढ़ रहे थे। एक में पूड़ियाँ कचौड़ियाँ निकल रही थी, दूसरे में अन्य पकवान बन रहे थे। एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी। घी और मसाले की क्षुधावर्धक सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। यानी कि इस उत्सव में आए हुए मेहमानों के लिए भोजन का प्रबंध हो रहा है। भट्टियों पर कड़ाह चढ़े हुए हैं, जिसमें से पूड़ियाँ कचौड़ियाँ निकल रही है। इतना ही नहीं तो बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी मतलब सब्जी पक रही है और इस मीठे भोजन की यानी कि एक सुगंध चारों ओर फैल चुकी है जो क्षुधावर्धक है, मतलब खाने की भावना उत्कट निर्माण वो कर रही है। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोकमय विचार की भांति बैठी हुई थी। यह स्वाद मिश्रित सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी।
बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में मानो शोकमय विचार अपने मन में प्रकट करती हुई, मन में विचार करती हुई अकेली सी एक कोठरी में बैठी हुई है। लेकिन यह स्वाद मिश्रित सुगंध उन्हें बेचैन बना रही थी, परेशान कर रही थी। आह, कैसी सुगंध है! अब मुझे कौन पूछता है? जब रोटियों ही के लाले पड़े हैं तब ऐसे भाग्य कहाँ की भरपूर पूड़ियाँ मिले। यह विचार कर उन्हें रोना आया। कलेजे में हुक सी उठने लगी, परंतु रूपा के भय से उन्होंने फिर मौन धारण कर लिया। कलेजे में हुक सी उठना मतलब मन में वेदना उत्पन्न हो रही थी। इतना सुगंधी भोजन जिसका सुगंध लेते ही खाने की इच्छा लोलुप हो जाती है, ऐसी भावना उसके मन में निर्माण हो रही है। एक मन विचार कर रहा है कि अरे यहाँ पर रोटियों के लाले पड़े हुए हैं, यानी कि रोटियाँ ही ठीक ढंग से नहीं मिल रही है, तो इतना अच्छा भोजन हमें कौन दे देगा। इसलिए वह अपनी यानी कि क्षुधा या अपनी भावना को अपने मन में दबाए हुए मौन धारण करके बैठी हुई है। फूल हम घर में भी सूंघ सकते हैं, परंतु वाटिका में कुछ और बात होती है। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई में चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कड़ाह के पास आ बैठी। यानी कि फूल का एक उदाहरण दिया है प्रकृति का, यानी कि फूल को हम हाथों में लेकर घर में भी उसे सूंघ सकते हैं, उसका सुगंध ले सकते हैं, परंतु वाटिका में मतलब बगीचे में जाकर इस फूल का सुगंध लेना कुछ और ही बात हो सकती है। ऐसा निर्णय करके बूढ़ी काकी को लगा कि चलो हम वहाँ जाकर थोड़ा सा यह मिष्टान्न भोजन किया करते हैं। इसलिए हाथों के बल सरकती हुई धीरे धीरे रेंगती हुई वह कड़ाह के पास पहुँच चुकी। रूपा उस समय कार्यभार से उद्विग्न हो रही थी। कभी इस कोठे में जाती, कभी उस कोठे में, कभी कड़ाह के पास आती, कभी भंडार में। रूपा अपने कार्य में यानी कि मशगूल थी। कार्यभार से वो उद्विग्न हो रही थी, परेशान हो रही थी। एक कभी इस कोठे में, कभी उस कोठे में, कभी कड़ाह के पास, कभी भंडार घर में, इधर उधर उसे जाना पड़ता था, ध्यान देना पड़ता था। किसी ने बाहर से आकर कहा, महाराज ठंडाई मांग रहे हैं। ठंडाई देने लगी। आदमी ने आकर पूछा, अभी भोजन तैयार होने में कितना विलंब है, ज़रा ढोल मंजीरा उतार दो। यानी कि कुछ बाहर से आकर किसी ने ठंडाई की मांग की और ठंडाई वो दे रही इतने में, यानी कि कुछ लोग जो यानी कि वहाँ पर बाजा बजाने का काम कर रहे हैं उत्सव में, उस शुभ अवसर में, उन लोगों ने कहा कि क्या भोजन तैयार होने में कितना विलंब है, थोड़ा सा ढोल मंजीरा उतार दे, मतलब बाजे जो कुछ है वो थोड़ा सा उतार कर हम रख दें। बेचारी अकेली स्त्री दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, झुंझलाती थी, कूदती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर न पाती थी। यानी कि अकेली महिला रूपा अकेली है, वो क्या क्या करे। यानी कि कई बार वह झुंझला जाती है, व्याकुल हो रही है, कूद रही है, लेकिन क्रोध वह प्रकट नहीं कर सकती क्योंकि उसके घर में इस यानी कि शुभ अवसर है। भय होता कहीं पड़ोसी ने यह न कहने लगी कि इतने में उबल पड़ी। प्यास से स्वयं कंठ सूख रहा था, गर्मी के मारे फूंकी जाती थी, परंतु इतना अवकाश भी नहीं था कि जरा पानी पी ले अथवा पंखा लेकर जले। यह भी खटका था कि जरा आंख हटी और चीज़ों की लूट मची। यानी कि उसे भय था कि पड़ोसिनियाँ यानी कि कहेगी कि इतने ही काम से वो उबल पड़ी है। उसे प्यास तो लग रही थी, लेकिन पानी पीने के लिए भी उसके पास अवकाश नहीं था, या पंखा झलने के लिए भी उसके पास समय नहीं था। इतना ही नहीं, और मन में एक बात खटक भी रही थी कि अगर उसका ध्यान इधर उधर हो गया तो हो सकता है चीज़ों की लूट मच सकती है, यानी कि यहाँ से कुछ चीज़ें गायब भी हो सकती है। यह सारी भावनाएं रूपा के मन में है। तो ठीक है छात्रों, आज के इस पहले भाग में धन्यवाद।